परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस और जनरल साइंस के क्वेश्चंस में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आज का जो वीडियो क्लास है इसमें आप जनरल साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो जनरल साइंस का क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखिए लिखा है ना, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक, अब गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि घट जाता है। जब दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये बर्फ़ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, तो स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है, ठीक है। और ये वायु जो है ये क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। तो इसके बाद आप देखेंगे अगला पार्ट, इसका आगे का भाग है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जो पारिस्थितिकी शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत या पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन यानी फूलों की देखरेख जो होती है, फूलों का रखरखाव, उपज, ये जो है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। इसके बाद अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। यहाँ देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी असंतुलित बल के द्वारा अगर हम किसी पिंड में उत्पन्न कर दें त्वरण, बल लगा करके किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न कर दें, तो यह बल जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है उत्पन्न त्वरण का मान। यानी F प्रोपोर्शनल टू, अगर त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करें तो a के बराबर होगा। तो इसके आगे का भाग है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। यहाँ आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण के अंतर्गत आता है। तो न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। निम्नलिखित में न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। इसके बाद आपका है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो परमाणु नाभिक में दो अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो अवयव परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। वैसे कोई भी परमाणु जो होता है वो परमाणु में तीन प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। एक आपका है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E- लिखते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम प्रोटॉन को ही हम E+ के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इस पर आवेश जो होता है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। केवल अंतर इतना होता है कि इस पे ऋण आवेश होता है और इस पे धन आवेश होता है बराबर मात्रा में। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो अवयव है वो क्या है, न्यूट्रॉन, जिसको हम केवल n या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। 0n1 से प्रदर्शित करते हैं, ये तीसरे प्रकार का कण है। तो परमाणु के नाभिक में दो ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। नाभिक एक सूक्ष्म भाग में, परमाणु के केंद्र के एक सूक्ष्म भाग में स्थित होता है, जिस पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान कार्य करता है, उसी को हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो अवयव उपस्थित होते हैं। इसके बाद है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से
संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका है कि सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन ये कहलाता है आर्बोरिकल्चर। ये आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपने 3 क्वेश्चन पढ़ा। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस इसी को कहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस? तो निकट, ई में क्या आ रहा है? निकट दृष्टि दोष है। तो निकट में आपकी यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष, नी के बाद आ पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। सीधे सीधे आप ट्रिक जानिए कि निकट दृष्टि दोष में नी के बाद आप आ, यानी ना में आपका आ सम्मिलित है, तो इस हिसाब से ये अवतल लेंस होगा। इसके बाद दूर दृष्टि दोष, दूर में क्या पढ़ रहे हैं? ऊ, लास्ट में ऊ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये 2 प्रकार के दोष हैं जो मनुष्य की आंख में पाए जाते हैं। इनके लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उस स्थिति में व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस प्रयुक्त करके दोष को दूर किया जाता है, परंतु दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उस स्थिति में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक, यानी न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है वो ये कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, अर्थात तीसरे नियम के अनुसार, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार यह है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में, यानी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है। और यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए ये बल, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल जो है ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। इसके बाद है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया है। यह आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, जैसा हमने आपको पीछे बताया। इसके आगे आपका है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में ये कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी ये विज्ञान के अंतर्गत है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना देखिए, जब जल पर हम बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो जल भी हमारे ऊपर दाब लगाता है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार संभव है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार संभव है जल में तैरना। इसके बाद है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, या इसको हम विराम का जड़त्व भी कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, विराम अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल
न लगाया जाए। परंतु यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी गति की दिशा में या गति में परिवर्तन न किया जाए। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है और इसी को हम विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व कहते हैं। विराम अवस्था वाला विराम का जड़त्व है और गति का अवस्था वाला गति का जड़त्व है। इसके बाद देखिए, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो देखिए, ये न्यूक्लियन क्या है कि आप अभी पीछे पढ़े कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक, तो परमाणु के नाभिक में जो कण पाए जाते हैं उन्हीं को मुख्य रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो होता है ये क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री देखिए, एग्रोफोरेस्ट्री में आपका है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना, ये क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री। वैसे भी फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है, एग्रो मीन्स खेती करना, यानी वृक्षों की खेती करना ही क्या कहलाता है? एग्रोफोरेस्ट्री। तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना। काष्ठी मीन्स लकड़ी वाले, जिससे आपको लकड़ी प्राप्त हो, उसको हम एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियन का नाम जो है ये सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आगे आपका है कि यहाँ देखिए, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, बाह्य ग्रहों का और अंतरिक्ष में जीवन का ये अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके आगे है आपका कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। और इसी तरह से बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। इसके बाद आप जो है ये परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अत्यधिक मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपको इस तरह की प्रत्येक दिन की नई नई वीडियोस को देते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।